हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम इंडिया में। तो हम डिस्कस कर रहे थे गुप्त साम्राज्य, जिसमें हमने डिटेल टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर लिया है। और आज हम लगभग इसके 35 एमसीक्यूज करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वही एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड किए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और यहीं से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू। और अगर आपने जो हमने प्राचीन इतिहास की एक सीरीज शुरू की है, पुराने टॉपिक नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा उनसे। डिटेल टॉपिक भी आपको मिलेंगे और एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे पूरे टॉपिक के। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, यानी कि गुप्त वंश किसके द्वारा संस्थापित किया गया था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक थे ये थे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, श्रीगुप्त। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त काल के जो वास्तविक संस्थापक थे ये कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है ये चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन नॉर्मल आपसे पूछा जाता है कि गुप्त जो वंश था इसके संस्थापक कौन थे और वहाँ ऑप्शन में श्रीगुप्त आता है, तो श्रीगुप्त को ही टिक करना है, क्योंकि इन्होंने ही जो थे इसकी स्थापना की थी। लेकिन ये एक दुर्बल राजा हुए थे और वास्तविक संस्थापक फिर माना गया है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, जो गुप्त हैं ये किसके सामंत थे, यानी कि गुप्त वंश की जो संस्थापना की गई थी श्रीगुप्त, ये किसके सामंत थे। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कुषाणों के ये सामंत थे। तो जो गुप्त वंश से संबंधित है ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, उसके बाद इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो महाधिराज की उपाधि जो धारण की गई थी सर्वप्रथम ये की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जो है महाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन काल के दौरान निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो एक महान खगोल विज्ञानी गणितज्ञ हुआ था। तो महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ जो हुए थे ये आर्यभट्ट हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा और ये गुप्तकालीन थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्यभट्ट जो थे ये कौन से काल से संबंधित थे, तो ये गुप्त काल से संबंधित थे। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी। तो जो गुप्त शासक थे ये संस्कृत का यूज किया करते थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अपने जो दरबार का काम है शासनकाल के, इनके जो भाषा थी ये संस्कृत थी। नेक्स्ट है, इतिहासकार स्मिथ ने किस की विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन किसे कहकर पुकारा था। तो भारत का नेपोलियन इन्होंने पुकारा था समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और किसके द्वारा ये पुकारा गया था, तो इतिहासकार स्मिथ जो हुए थे इनके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था जब हमने डिटेल टॉपिक ये पढ़ा था। तो उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वह राजा कौन है जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो हूणों को जो आक्रमण करने से रोका था ये स्कंदगुप्त द्वारा रोका गया था। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और गुप्त काल में स्कंदगुप्त को जो है ये मेनली श्रेय दिया जाता है कि इसने भारत को हूणों से बचाया था। तो गुप्त काल के जो राजा थे इनको ही श्रेय दिया जाता है क्योंकि इन्होंने हूणों से जो था इंडिया को बचाया था। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त काल जो था ये कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कला और स्थापत्य के लिए गुप्त काल को जाना जाता है। नेक्स्ट है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं। तो अजंता की जो कलाकृतियां हैं ये गुप्त काल से संबंधित हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, अजंता की गुफाएं और कलाकृतियां जो हैं वो गुप्त काल से संबंधित मानी जाती हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि हुए थे। तो कवि जो कालिदास थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, इनके ये कवि थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो कवि थे ये थे कालिदास, इनके दरबार के ये कवि थे, इनको संरक्षण प्राप्त था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है। सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा गया है तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जो अजंता चित्रकारी है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त काल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था। तो गुप्त काल का जो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है ये नालंदा है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कुमार गुप्त। ये कई बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कुमार गुप्त द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और ये भी पूछा जाता है कि किसके समय काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो
कुमार गुप्त के टाइम में ही इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है एरन अभिलेख का संबंध कौन से शासक से है? तो एरन अभिलेख के बारे में भी मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है और इसका संबंध जो है ये भानुगुप्त से है। और एरन अभिलेख इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सती प्रथा का प्रथम जो साक्ष्य मिलता है इसी अभिलेख से मिलता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी का में ये साक्ष्य मिलता है इस अभिलेख से। तो भानुगुप्त से रिलेटेड है सती प्रथा का इससे प्रथम साक्ष्य जो मिलता है। नेक्स्ट है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो भारत आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज भी कहा जाता है? तो कविराज कहा जाता है समुद्रगुप्त को क्योंकि इसने जो सिक्के चलाए थे उस पर इसको जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो वहीं से अज्यूम किया जाता है कि समुद्रगुप्त था ये जो था कवि था, लेखक भी था और संगीत प्रेमी भी था। तो समुद्रगुप्त को ये कहा जाता है। नेक्स्ट है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर महात्मा बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी? तो समुद्रगुप्त से अनुमति इन्होंने ली थी बोध गया में मंदिर बनाने के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। ये राजा आपको याद रखने हैं, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, इन्होंने अनुमति ली थी। नेक्स्ट है गुप्त काल की सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो गुप्त काल में सर्वाधिक जो पूजा की जाती थी तो भगवान विष्णु की जाती थी। सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता थे भगवान विष्णु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो चांदी के जो सिक्के चलवाए गए थे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ये चलाए गए थे शकों को पराजित करने के बाद। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। जब इसने शकों को पराजित कर दिया था उसके बाद इन्होंने चांदी के सिक्के जो थे ये चलाए थे। नेक्स्ट है मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4th सेंचुरी में इसका निर्माण किया गया। और कहाँ पर ये है इस टाइम? तो मेहरौली का जो स्तंभ है ये कुतुब मीनार के पास स्थित है दिल्ली में। तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। राजतंत्रात्मक प्रणाली गुप्तकालीन प्रणाली थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट जो मंदिर है वो कौन सा है? तो सर्वोत्कृष्ट जो मंदिर माना जाता है ये माना जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यानी गुप्त काल का जो सबसे उत्कृष्ट मंदिर माना गया है वो माना गया है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। नेक्स्ट है अमरकोश के लेखक अमर सिंह की शासक किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये जुड़े हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। याद रखेंगे अमरकोश के लेखक जो थे अमर सिंह ये जुड़े हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का जो श्रेय है ये चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है 319 to 20 एडी में इन्होंने जो था ये शुरू किया था गुप्त संवत को। और क्यों शुरू किया था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो राज्यरोहण जब इन्होंने किया था, जब ये गद्दी इन्होंने संभाली थी, गुप्त राजवंश के शासक ये बने थे, राजा बने थे, तो उसी उपलक्ष्य में इन्होंने जो था गुप्त संवत को जो था शुरू किया था। और कब किया था ये भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो लेखक था हरिसेन, ये किस शासक का दरबारी था? तो हरिसेन जो था ये दरबारी था समुद्रगुप्त के दरबार का। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो हरिसेन जो था समुद्रगुप्त के दरबार में एक दरबारी था। नेक्स्ट है गुप्त काल में सोने की मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं होती थी इनको दिनार कहा जाता था। और चांदी की मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो रुपया, रुपया या रुपया इसको कहा जाता था। तो चांदी का भी याद रखेंगे और सोने का भी याद रखेंगे। सोने का आ जाएगा दिनार और चांदी का आ जाएगा रुपया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार जो संभव महाकाव्य है लिखा गया है कालिदास द्वारा। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में कुमार संभवम नाम से भी इसको पूछा जाता है। तो कुमार संभवम और कुमार संभव एक ही है महाकाव्य जो कालिदास द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है बता चुकी कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुप्त काल से ये संबंधित है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है गुप्त युग में जो भू राजस्व की दर थी ये क्या हुआ करती थी? तो ऑप्शन 20 का हो जाएगा। उपज का जो छठा भाग है, 6th जो भाग है उपज का, ये गुप्त युग में भू राजस्व की जो थी दर हुआ करती थी। नेक्स्ट है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है?
यानी कि यूरोपीय भाषा में चेंज किया गया पहला भारतीय ग्रंथ कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये पहला ग्रंथ है जिसे यूरोपीय भाषा में कन्वर्ट किया गया था, यूरोपीय भाषा में लिखा गया था सबसे पहले। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एरन अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन बी सही है सती प्रथा का। और किससे इसको रिलेट किया जाता है, तो भानुगुप्त, जो भानुगुप्त हैं इनसे इनको रिलेट किया जाता है कि इनके समय का ये एरन अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का जो है ये प्रथम साक्ष्य मिलता है। और कौन सी सदी में मिलता है, तो 510 एडी में ये मिला है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र क्या था, तो जो विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र था ये था उज्जैन। इसको याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की यहाँ पर बात की गई है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में जो था कला साहित्य का महान केंद्र ये उज्जैन था। नेक्स्ट है, किस गुप्त काल में गुप्त शासन को अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। समुद्रगुप्त को दिखाया गया है जिसने कविराज की उपाधि धारण की थी। और साथ ही ये जो थे ये संगीत प्रेमी भी थे क्योंकि इन्होंने बीड़ा बजाते हुए अपने सिक्के जो थे उकेरे थे। अपने सिक्के पर इन्होंने बीड़ा बजाते हुए खुद को दिखाया था। नेक्स्ट है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो तांबे के सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम शासक हुआ है ये हुआ है रामगुप्त। इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। रामगुप्त द्वारा जो थे गुप्त शासन में पहली बार जो थे तांबे के सिक्के जो थे चलाए गए थे। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासन ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी, तो किस गुप्त शासक ने धर्म विजय की थी 12 राज्यों पर, तो समुद्रगुप्त द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट ये शासक हैं। स्कंदगुप्त भी इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त, कुछ ना कुछ इन्होंने अपने टाइम पीरियड में किया है जिसके बारे में एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, कुतुब मीनार के निकट जो स्थित है लौह स्तंभ, जिसके बारे में है मैंने बताया था कि 4th सेंचुरी में इसको बनाया गया है। तो वैज्ञानिक जो है अपने वैज्ञानिकों का ध्यान ही अपनी तरफ क्यों खींच रहा है, क्योंकि ये जो है आज तक इसको बने हुए लगभग 1600 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक इसको जंग नहीं लगा है। तो जंग रोधकता के कारण जो है ये वैज्ञानिकों का ध्यान जो है अपनी तरफ खींच रहा है। तो आज लगभग हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सभी एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें, आपके एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प होती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।